नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ती हैं, जो पॉलिटिक्स से भी हो सकती हैं, खेल के मैदान से भी, या फिर जिन्होंने कुछ खास किया हो। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जिनका नाम है अरविंद शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत सूर्या समाचार में आपका। नमस्कार, राम राम सबको। जो है बहुत बहुत हरियाणा सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत इस बजट की, नायब सैनी जी द्वारा प्रस्तुत बजट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबके हित का बजट। सर, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, अगर आपको हरफन मौला कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरी पेशे से आप राजनीति में आए। उसके बाद आप हरियाणा की अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते रहे, जीत हासिल की। उस फहरिस्त में करनाल भी, सोनीपत भी, रोहतक भी। एज अ जर्नलिस्ट मैं ये समझना चाहूँगा कि अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ना और जीत जाना, कभी हार भी मिलती है, लेकिन कितना टफ ये रहता है कि आप अपनी एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट पर जाएं और वहाँ पर जाकर जीत दर्ज करें। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बात रखी है, 1996 में बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटल सर्जन। जी। मैंने BDS किया है, MDS किया है, मास्टर इन डेंटल सर्जरी किया है, और मेडिकल कॉलेज रोहतक से मैंने BDS किया, MDS किया मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद से। देखिए, ये सारा तय होता है, इसमें कोई शक नहीं, अगर हम चीज़ों को मानते हैं। मेरे को बचपन से जो हमने शुरू से हम देखते हैं, वही पूरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है जो बचपन में देखता है इंसान शुरू में। जैसे कहते हैं ना भाई, अब जो संस्कार हैं वो दादा दादी, नाना नानी के अब संस्कार वो थोड़े से कहीं ना कहीं उसमें कमी आती जा रही है, वरना बच्चों पर प्रभाव दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, उनका पूरा प्रभाव पड़ता है। ग्रूमिंग कैसे किसी की होती है। तो मेरे परम आदरणीय मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी, वो रिटायर्ड हेडमास्टर थे जी। मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे, और वो कबीरपंथी थे। अब उस समय की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कब की बात कर रहा हूँ, 1981 में 88 साल की उम्र में उनका शरीर पूरा हुआ जी। 88 साल की उम्र में। उस समय जब हमारे दादाजी अपनी यंग एज में थे, जब वो शुरुआत की थी, उन्होंने टीचर से शुरुआत की, फिर हेडमास्टर बने, तो उस टाइम जाति पाति का बहुत बोलबाला था। उस समय गाँव में खासकर बहुत बोलबाला था। लेकिन मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, कभी उन्होंने जाति पाति को नहीं माना। जो आज का जो ये विज़न है, सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का, ये सारे का सारा मेरे खून में बचपन से भरा हुआ। मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, उनको मैं देखता था कि किस तरह से गरीब के घर में, गरीब से गरीब के घर में इकतारे वाला सत्संग करते थे। कबीरपंथी थे। कबीर साहब की वाणियों का, गरीबदास जी की वाणियों का, और कबीर साहब द्वारा रचित, गरीबदास जी ने ग्रंथ, अपने ग्रंथ में भी कबीर साहब की वाणियों को रचित किया है। तो वो मैं सारी चीज़ें देखता था, और उनके साथ जब मैं अपनी उम्र में आया, छोटेपन में ही मैं उनके साथ जाता था, सत्संग में जाता था। बहुत सारे सालावास के गांव हैं, बिरड है, अकेड़ी मदनपुर है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों में जाता था। माछरोली है, ऐसे कई गांवों में मैं उनके साथ विजिट करता था। कोसली के गांव हैं, झज्जर के इलाके के, तो उन गांवों में विजिट करता था। तो मैं देखता था सारी चीज़ें, और वही प्रभाव ज़िंदगी में पड़ा कि डॉक्टरी प्रोफेशन भी सेवा भाव का प्रोफेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ा, और अगर आज मैं 4 दफ़ा सांसद रहा, अब विधायक हूँ, और लोगों के आशीर्वाद से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से अगर मंत्री हूँ, तो मैं ये मानता हूँ वो सारा सेवा भाव है। सेवा भाव। मेरे पिताजी भी इसी तरह से, मेरी माताजी भी, मेरी धर्मपत्नी भी, सभी। बाकी मैं तो बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, डाउन टू अर्थ, और सारा प्रभाव ही ये सेवा भाव का है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि भाई हल्का कहीं से भी जीत जाते हैं। जी। देखिए, सोनीपत से हम जीते 1996 में जी।
उसके बाद 2 दफ़ा हम करनाल से रहे, फिर रोहतक से। हमने जहाँ भी हम रहे, जहाँ से भी हम, अब रोहतक में भी आप देखेंगे, अब मैंने गोहाना से जो चुनाव लड़ा तो मैक्सिमम हमारा वर्कर कार्यकर्ता रोहतक से भी आया, सोनीपत से भी आया, करनाल से भी, पानीपत से भी, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज हो। जो हमारे से जुड़ा हुआ है वो हमारे से दूर जाए। अब आप देखेंगे 30-30 साल पुराने, 35-35 साल पुराने जो हमारे उस सफ़र में जुड़े थे, आज भी हमारे साथ हैं। आज भी हमारे से सिर्फ वही छिटक सकता है, वही दूर जा सकता है जिसकी भावना एक डिफरेंट तरीके की भावना हो। जैसे राजनीतिक लोगों से कई लोग ऐसे नज़दीक लगते हैं कि भाई इनसे कुछ हम फाइनेंशियल बेनिफिट उठाएं, कोई काम करें। काम में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी भावना कुछ ऐसी हो कि भी इधर उधर के तरीके से, गलत तरीके से, उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, कभी भी। और वही लोग कई बार छिटक जाते हैं कि भाई जुड़ते हैं और उनकी इच्छा कुछ डिफरेंट होती है, लेकिन जो वाकई में सेवा भाव से है, वाकई में प्रेम भाव से, और जो मेरे को समझ लेता है, जो मेरे साथ रहेगा तो मुझे समझेगा भी। जिसने मुझे समझ लिया वो ज़िंदगी में कभी मेरे से दूर नहीं हुआ और ना आगे दूर हो सकता है, क्योंकि मेरा निस्वार्थ भाव है। हमेशा मेरा सेवा भाव के साथ निस्वार्थ भाव है। मैंने किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी मुश्किल में नहीं डाला। राजनीति और समाज सेवा करते हुए हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा कारण होगा। और जहाँ भी, जिस हलके में भी गया, ईमानदारी से मैंने काम किया। कोई किसी तरह की झूठ बोलने की बात, किसी तरह से लोगों को छल की बात, कपट की बात मैंने नहीं की। जाति पाति की बात मैंने कभी नहीं की। सबका साथ, सबका विकास जो मोदी जी का संकल्प है, उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, नायब सैनी जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, उसी पर चलते हुए ये सारे काम अब आगे आगे बिल्कुल। हो रहे हैं। आपने कहा कि समभाव से आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं और सब आपके लिए एक है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक पुराने राजनीतिक पंडित हैं और 1980 से लेकर आप जिक्र कर रहे हैं चीज़ों का कि कैसे आप वहाँ से चीज़ें सीख रहे थे। मैं आप ही के जवाब से 2 चीज़ों पर आना चाह रहा हूँ। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि बीते 50 सालों में वाकई में इतना परिवर्तन आया कि अब चुनाव जात पात पर नहीं होते? क्योंकि अभी भी ये राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं राजनीति में जात पर आकर रुक जाते हैं और उसी के इर्द गिर्द चीज़ें होती रहती हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद, 2014 में मोदी जी आए, हमारे यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी आए जी। अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने पिछले साल से, लगभग 1 साल हो गया मुख्यमंत्री। तो बहुत बदलाव आया है चीज़ों में, लोगों की सोच में बदलाव आया है, वो लीडरशिप की वजह से। मोदी जी का देश पहले पार्टी बाद में, देश पहले, कितनी बड़ी सोच है जी। तो देश के लिए सोचने की जो मेंटलिटी तैयार की है, जो सोच तैयार की है, पहले भी लोगों में ये भाव था, नौजवानों में भाव था, इस बात का भाव था, और लेकिन उस भाव को और ज़्यादा पुख्ता किया है, और ज़्यादा उसको सीमेंटेड किया है, और ज़्यादा मजबूत किया है। मैं कहूँगा कि इस बात को समझना, कि नौजवानों में, आने वाली पीढ़ी में इस बात को समझना कि कितने साल हमारा देश गुलाम रहा जी। कितने साल मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, किस तरह से हमारे को आज़ादी मिली, किस तरह से हमारी आज़ादी मिली, किन किन लोगों की, किन किन शहीदों की, किन किन स्वतंत्रता सेनानियों की उसमें कुर्बानी थी। ये हमारी पीढ़ी को, अभी नौजवानों को भी, बच्चों को भी इन चीज़ों को पता होना चाहिए। इससे भाव बदलता है, इससे सोच बदलती है देश के प्रति, कि कितनी कठिनाई से, हमारे को कितनी मुश्किलों से हजारों सालों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस बात को, उसकी कीमत को, उसकी इम्पोर्टेंस को हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को इस बात को समझना चाहिए। और जब वो समझ जाता है, जो समझता है, तो उसके रोम रोम में, उसके कण कण में देशभक्ति बढ़ती है। ये काम किसने किया? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष टीम ने ये काम किया। ठीक है, इस तरह से जो है, अब आप देखें, इसीलिए मैं कहता हूँ
देश में सोच बदल रही है। नौजवान अब देश के लिए समर्पित है, आने वाली पीढ़ी अब देश के लिए समर्पित है। मोदी जी ने जो बात संकल्प किया है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, 2047 100 साल जब पूरे होंगे आज़ादी के, तो मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत, यानी कि डेवलप्ड नेशन होगा। मेरा भारत, जैसे पहले हम क्या कहते थे, पहले हम कहते थे कि मेरा भारत सोने की चिड़िया था, कहते थे ना, इतना सशक्त भारत था। उसी को बनाने के लिए मोदी जी संकल्पबद्ध हैं कि हमारा भारत विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, हर वर्ग में, हर फील्ड में जो है ये सोच है। और मैं समझता हूँ कि हर देशवासी का, हर एक का, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, आने वाले समय में और आगे जा कर के वो उनके हाथ में रहेगा सारा, हर एक का इसमें योगदान रहने वाला है। इस बात को अगर हम समझ के चलेंगे तो मैं कहता हूँ कोई ताकत नहीं रोक सकती कि 2047 से पहले ही हमारा देश विकसित होगा हर एक फील्ड में। ठीक है सर। विश्व गुरु हो। मैं आप ही पर क्योंकि शुरुआत की हमने आपके राजनीतिक सफ़र और तमाम चीज़ों से, कहते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है वो एक ही काम बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाता, या फिर वो अलग अलग वेज उसे पूरा करने के ढूंढता है, क्योंकि वो किसी एक सांचे में, एक आकार में नहीं ढल सकता। और आपके अगर पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि आप इंडिपेंडेंट के तौर पर भी जीतते हैं, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं, बसपा में भी जाते हैं, बीजेपी में भी आते हैं। क्योंकि आप तमाम जगहों को देख चुके हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया और पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और अब जब आप बीजेपी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे और मंत्री बने? देखिए, मैंने हमेशा जो इंडिपेंडेंट था, ये मैं करनाल से एमपी था, रोहतक से एमपी था। अब देखेंगे उठा करके, कार्यकर्ता साथी, मैं भी कार्यकर्ता हूँ अपने साथियों के साथ, वो क्यों जुड़ा रहता है? उसको पता है कि मैं अपने आप को नेता तो नहीं कहूँगा, कि मेरी लीडरशिप ईमानदार है, मेरी लीडरशिप हल्के के विकास के लिए कहीं भी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, हल्के के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने साथियों के लिए, अपने साथी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उसके लिए भी, क्योंकि जो कार्यकर्ता आपके साथ दिन रात लग करके काम करता है, आपको बढ़ाता है, खाना भी नहीं खाता, भूखा तिसाया जो हरियाणवी भाषा में, वो मिल करके काम करता है, हर चीज़ से, जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करता है। उसका क्या, उसकी सोच रहती है, उसका सोच यही रहती है ना कि कल को अगर वो कुछ ताकत में आएगा, अगर वो नुमाइंदा बनेगा, तो सोच रखेगा, हल्के की सोच रखेगा, हल्का समझते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूंसी की सोच रखेगा और हमारी भी सोच रखेगा। तो ये नेचुरली ये है कि हमारे लिए भी हमारी सोच रखेगा। तो निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखते हुए ये जो है ज़रूरी रहता है। और फिर हमेशा यही भाव रहता है कि भाई हरियाणा का विकास हो, जिस क्षेत्र में है उसका विकास हो, यही सोच रहती है। और जो हमारा और हर वर्ग का विकास हो, जैसे मेरी हमेशा सोच रही है, हमारा हरियाणा का किसान है, मैंने हमेशा जो बात भी रखी है, पार्लियामेंट में ही मैंने बात रखी है, किसानों के बारे में हमेशा बात रखी, SC BC OBCs के बारे में बात रखी, नौजवानों के बारे में बात रखी, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तबके के, हर वर्ग के बारे में हमने चर्चा में हिस्सा लिया है। तो ये हमेशा ये रहता है। फिर लोगों में समाज सेवा और राजनीति का एक मैसेज भी ट्रैवल होता है जी, कि भाई इसकी सोच क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसकी सोच क्या है, लोगों के प्रति सोच क्या है इसकी, और 36 बिरादरी के प्रति इसकी सोच क्या है। तो वो मैसेज जब ट्रैवल करता है तो निश्चित तौर पर लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत ब्रॉड वे से एनालिसिस करते हैं, उसका सारी देख करके, सारी बातें देख करके लोग उसकी जांच परख करके वो करते हैं। मैं जो समझता हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, उसके बाद लोग फैसला करते हैं कि भाई हाँ, ये हमारी वाकई में ये ईमानदारी से लोगों की सेवा करने के लिए है। और उसी का कारण रहता है कि आप जहाँ से लड़ लो, जहाँ मर्जी से लड़ लो। अगर आज आप रोहतक से लड़े, करनाल से लड़े, अगर आप कोई काम अधूरे छोड़ करके आगे हैं, लेकिन उनमें ईमानदारी है, मान लो। मैं सोनीपत से, मैं जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो मैंने गोहाना में एक शुगर मिल की बात रखी थी जी। वो टेन्योर बड़ा शॉर्ट रहा। गोहाना में शुगर मिल बनाने की बात रखी। उस समय चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कई बार जिद्दोजहद भी हुई उनके साथ, उनके दिमाग में भी आया। देवगौड़ा जी आए, प्रधानमंत्री थे, हिसार में देवगौड़ा जी आए,
अगर वो मेरा ख्याल उनका प्रोग्राम हुआ तो बड़ा भारी, सिरसा में प्रोग्राम था, तो बड़ा भारी प्रोग्राम था। चो देवीलाल भी जो है उनके साथ थे स्टेज पर। उस स्टेज से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी गोहाना शुगर मिल की बात रखी, तो चौधरी बंसीलाल ने उसको नोट किया। तो वो टाइम बड़ा थोड़ा था, तो लोगों को पता है कि हमने कितनी ईमानदारी से काम किया। आज हम गोहाना से हमने इलेक्शन जीते, हम लड़े हैं जी। तो उसका कारण भी ये रहा। अगर हम लोगों के साथ कुछ गड़बड़ करके जाते हमारे को कौन जिताता। आप क्योंकि गोहाना की बात कर रहे हैं तो मैं गोहाना पर ही आऊँगा। और गोहाना में एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ मैं इसलिए कहूँगा कि फिर उसका जिक्र हर जगह होने लगा। राहुल गांधी आए और उन्होंने बताया कि कैसे जलेबी की फैक्ट्री लगेगी, और उसके बाद एक बयानों की बयार सी आई। तो मैं उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद न सिर्फ हरियाणा की राजनीति में जलेबी बहुत सक्रिय हो गई, बल्कि दिल्ली यानी तख्तोताज जहाँ से चलता है वहाँ पर जब चुनाव जीते तो उस दौरान भी गोहाना की जलेबी खूब खाई और मशहूर हुई। देखिए ऐसा है कि राहुल जी इलेक्शन के दौरान हरियाणा में आए। हरियाणा में आकर के उनको ना समझी से, उनको समझ नहीं थी। वो बयान ऐसा था कि जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगवा देंगे, सारा कुछ उनको नहीं पता था। मतलब बेसिक जो सिस्टम है उसके बारे में उनको नहीं पता था। बहुत सारी चीज़ें वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं। बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ तभी हो सकती है जब आप फील्ड में हो। आप फील्ड में हो, आप किसानियत की बात भी तभी कर सकते हैं जो बारीकी से बात है किसानों की। कभी लोन की बात आती है, कभी फसल जो है नेचुरल तरीके से जो है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ गई, फसल इफ़ेक्ट हो गई, ओले पड़ गए, बारिश आ गई, कहीं तेज़ हवाएं चल गई, अलग अलग तरीके से जो है आप समझें, कहीं बारिश नहीं हुई, तो अलग अलग तरीके हैं फसलों को इफ़ेक्ट करने वाले। लेकिन ये तभी पता लगता है जब आप फील्ड में हो। हर ग्राउंड चीज़ रियलिटी का आपको ग्राउंड पता होना रियलिटी का, आवश्यक है। अब किसान को क्या चाहिए, पानी कब चाहिए उसको, कब उसको फसल उगानी है। अब ये बातें देखो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि सैनी जी ने देखा कि अब की बार किसानों की बुआई में तकलीफ हुई पीछे, कि उनको डिले हो गया, नहीं बुआई कर सके नेचुरल सिस्टम की वजह से, बारिश की वजह से। फ़ौरन नायब सैनी जी ने 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में डाले। वो बात जो समझ थी, अगर समझ ना हो तो लोग चीखते रहे जी हमारी फसल हमने नहीं उगा सके, हमारे को नुकसान हो गया। समझ होगी तो टच करेगा। सर मैं इसी से एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं 1 मिनट ये तो इसलिए वो जलेबी वाला जो प्रकरण हुआ वो ऐसा हो गया, और गोहाना में हुआ। और गोहाना की जलेबी आप समझते हो, गोहाना में उन्होंने बात रखी, गोहाना में जलेबी की फैक्ट्री, तो ऐसा सिस्टम बना कि आज जलेबी की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है, आप देखेंगे इतनी बड़ी मांग है कि गोहाना की जलेबी अब पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। गोहाना की जलेबी ग्लोबल हो चुकी है। मेले में जो हमारे विदेशी मेहमान आए, जो विदेशी लगभग 44 कंट्रीज के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 7 देश तो हमारे थीम पार्टनर थे। हर एक कंट्री के लोगों ने जलेबी के बारे में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जलेबी के बारे में जरूर चर्चा की, जलेबी को टेस्ट किया। इसी तरह से देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हमारी, देखो छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, उड़ीसा की डिप्टी सीएम हमारे वहाँ पर जब आई तो उन्होंने मैं उनके साथ था एज ए टूरिज्म मिनिस्टर, तो वो डिप्टी सीएम भी है, टूरिज्म मिनिस्टर भी, कि शर्मा जी जलेबी खानी है, नहीं समझे, जलेबी खानी। तो वो रास्ते में रुक गई, तो रास्ते में कोई और वो था, स्टॉल लगा हुआ था, तो जलेबी ली। तो उनको जलेबी थी वो कहीं दूसरे स्टॉल की, कहीं दूसरे स्टेट की, लेकिन उनको ये था भी गोहाना की है। अच्छा तो फिर मैं उनको गोहाना वाले स्टॉल पे लेके गया, हरियाणा वाले। तो मतलब जलेबी का मतलब ही गोहाना हो गया। तो आप इसके लिए क्रेडिट देंगे राहुल गांधी को कि उन्होंने ग्लोबल किया गोहाना की जलेबी को? इसको सारा क्रेडिट दूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, जिन्होंने इस बात को पिक किया, इस बात को पिक करके लोगों के बीच में गए, इस चीज़ को लेकर के नेशनल लेवल पर गए। और उन्होंने मेहनत भी, आप देखो मुख्यमंत्री आकर के गोहाना में आते हैं और जलेबी की शॉप पर रुकते हैं, दुकान पर रुकते हैं, और वो देखते हैं जहाँ जलेबी बन रही होती है, जहाँ उतर रही, जब एक्चुअली बोले जहाँ उतर रही होती है, जो जलेबी उतार रहे होते हैं,
वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उतारी, उन्होंने कितना भरपूर इंटरेस्ट उसमें लिया। तो पूरे देश ने देखा, पूरे चैनलों पर चलाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलेबी उतारी। ठीक है। उसको लेकर के वो महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में जीत मिली, दिल्ली में जीत मिली, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जलेबी बिहार भी जाएगी, और बिहार में भी, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, 100% निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की या अलायंस की जीत हो। ठीक है, क्योंकि जलेबी को लेकर ही विधानसभा में भी बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन वो विधानसभा से एक्सपंज हो चुका है, इसलिए उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन इस सवाल के लिए आप, मुझे लगता है, सबसे सटीक शख्स होंगे, क्योंकि आप सेंटर की राजनीति काफ़ी करते रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी की है। हेमंत बिस्वा हूँ, या फिर हरियाणा से मैं एग्जाम्पल लें, किरण चौधरी, राव इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। देखिए ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सोच का फर्क है जी। मोदी जी की जब एंट्री हुई केंद्र में, केंद्र में जब एंट्री हुई, तो मैं निश्चित तौर पे मैं बताता हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, सेंट्रल हॉल में मैं बैठ करके मैंने बातचीत की। मैंने कहा भाई मोदी जी को अगर लीडरशिप आ गई, प्राइम मिनिस्टर का अगर चेहरा हो गया, तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है। तो लोग हंसने लगे, बोले फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? मतलब एक सोच थी, क्योंकि एक जिसके लिए जो देश की जो सोच है, देश को मजबूत करने की सोच और देश को समझाने की सोच कि हमारा भारत क्या है, हमारा भारत 1000 साल गुलाम रहा, इस सोच को अगर समझाया है तो मोदी जी ने समझाया है, आम जन को समझ में आया है। अब आप देखें, राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा जो था, ऐसे निकाल दिया जैसे किसी के पाँव में कांटा निकल जाए तो पकड़ करके आप निकालते हैं ना, कई बार चूंटी से निकालते हैं, कई बार हाथ से निकाल देते हैं, ऐसा निकाल। 3 तलाक, धारा 370-35 से, कितने बड़े बड़े मुद्दे। ये वही कर सकता है जिसके खून के कतरे में, एक एक कण में देश की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों ने मिलकर के कितने बड़े काम, कुछ छोटी बात। तो ये वो कहते हैं ना, दूर से एक आदमी का भाव, आदमी के काम करने का तरीका, उसमें कुछ छुपता नहीं है, वो दूर से नजर आ जाता है। आप किसी को देखेंगे, किसी की एक्टिविटी नोट करके आप बता सकते हैं कि इसको ये कहाँ पहुँचेगा। तो मोदी जी जिस भाव से, जिस लगन से गुजरात में काम कर रहे थे, गुजरात में काम कर रहे थे। आप देखिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात में मैं लगभग जो है 2-2.25 साल मैंने गुजरात में रहा। मैंने पढ़ाई की वहाँ, MDS किया मैंने, असरवा में, सिविल हॉस्पिटल में, मतलब प्रैक्टिकल रूप से मैं बता रहा हूँ। वहाँ जहाँ मैं था 89, 90, 91, 89, 90, 91। आप देख, गुल्ली डंडा खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, 1 मिनट में झगड़ा होता था, चाकूबाजी चलती थी, कर्फ्यू लग जाता था। अच्छा, आप नहीं समझे, इतना जबरदस्त जो है वहाँ पर काम था हिंदू मुस्लिम का, इतना जबरदस्त मतलब सिस्टम था, इतना ज़्यादा कि मैं कह रहा हूँ कितनी बार मैंने इतने थोड़े टाइम में कितनी बार कर्फ्यू देखा हो। और कर्फ्यू जब लगता था, शहर बिल्कुल ठप हो जाता था, बंद हो जाता। मोदी जी की कार्य शैली ने, उनके काम करने के तरीके ने, उनके भाव ने, उनके दृढ़ निश्चय ने कितना बड़ा काम किया। उनके आने के बाद आप देखें गुजरात कितनी लाइन पकड़ी गुजरात ने। आज गुजरात में कर्फ्यू नहीं लगता, आज गुजरात विकास के रास्ते पर कितनी आगे पहुंच रहा है। तो यही भाव, यही कार्यशैली लेकर के, यही मजबूती के साथ मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं कि भाई सद्भाव, किसी को ये नहीं कि भाई आपको असली सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं, वो मोदी जी के समय में आया है। असली जिसे धर्मनिरपेक्ष देश जो है, वो मोदी जी के समय में बना है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, ये जो है, और सबका विश्वास। तो ये सारी चीज़ें लेकर के जब आए, तो अब हमने भी बिल्कुल मन बना लिया था, हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। कोई इस इच्छा से नहीं कि हमें को पद मिले, हम सेवा भाव से सेवा करेंगे मिल करके, और देश के लिए काम करेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि काम की बात हो रही है सर, तो मैं आता हूँ अब आपके महकमों पर। और बजट भी है, तो इस बजट में सहकारिता विभाग हो, जेल हो, टूरिज़्म हो, इलेक्शंस हो, इन तमाम चीज़ों में किस तरीके का बजट रहा, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ और आप कितने सैटिस्फाइड हैं? हम शुरुआत करते हैं सहकारिता विभाग से, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहता है, कई कर्ज़े हैं, उन्हें किस तरीके से योजनाओं के थ्रू ठीक करना है, वो तमाम चैलेंजेज़ हैं आपके देखिए, सामने। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है। जी। 2 लाख लगभग 5,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट है। काफ़ी % की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। एक ऐसी सोच के साथ कि हरियाणा का हर एक वर्ग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सोच डाली, हर एक वर्ग की। अगर बजट पे चर्चा करेंगे, इतना है, लगभग 79 पेजेस का, 80 पेजेस का बजट है। अब देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेमिना देखें कि लगभग 3 घंटे, 2 घंटा 50 मिनट, 55 मिनट बजट को मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा। कितनी लगन से, कितने आत्मविश्वास के साथ पढ़ा है। वो आत्मविश्वास क्यों था? वो आत्मविश्वास ये था कि प्री बजट चर्चाएं की, प्री बजट लोगों से सुझाव लिए, हर एक कैटेगरी से सुझाव लिए। आप देखेंगे, किसानों के साथ बैठकें की, महिलाओं के साथ बैठकें की, SC, BC, OBC वर्ग के साथ बैठकें की, हर वर्ग के साथ, बुजुर्गों के साथ, व्यापारियों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, हर एक वर्ग के साथ, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, जा करके मुख्यमंत्री ने खुद विजिट करके डिस्ट्रिक्ट लेवलों पर जो है मीटिंगें की। हर एक विधायक ने अपने सुझाव रखे, मंत्रियों के साथ चर्चा की, मंत्रियों से सुझाव लिए और उन सब सुझावों को समावेश भी किया है। बजट में झलक रहा है। तभी इतने आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी तभी बोल रहे थे कि उनको एक विश्वास था कि मैंने जो चर्चाएं की हैं, मैंने जो सुझाव लिए हैं, उन सुझावों की वजह से उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि उन्होंने उनको कार्यवंत किया है, उनको लागू किया है। तो ये बजट बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं कहूँगा हर कैटेगरी को, चाहे उसमें किसान हो, गरीब आदमी हो, जनरल जाति का गरीब हो, किसी भी जाति से, SC हो, BC हो, OBC हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, शहीद हों, खिलाड़ी हों, खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट बहुत ही सराहनीय है। और इसमें कई चीज़ें नई की हैं। मतलब ये बजट अलग तरीके का, शिक्षा में आप देखेंगे, शिक्षा में देखें, टूरिज्म में देखें, सहकारिता में देखें, हर मैं कहता हूँ मंत्रालय के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया हुआ है, हर एक के लिए, और बड़ी सोच के साथ हुआ है कि अभी विकसित भारत में हरियाणा का भी विशेष योगदान रहे। उसमें अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय की बात करता हूँ, सहकारिता की बात पे भी आता हूँ। पर्यटन मंत्रालय में आप देखेंगे, टूरिज्म मिनिस्ट्री में, अब कई बार हरियाणा टूरिज्म में बड़ा एक समय था, बहुत नंबर 1 था, इसमें कोई शक नहीं। जितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस हरियाणा में उस समय बने थे, 70 के दशक में, इतने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस कहीं भी नहीं थे। लोग हरियाणा की चर्चा करते थे कि हरियाणा, कहीं भी आप जाते थे, आप दिल्ली से निकले, चंडीगढ़, कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स मिले, दिल्ली से निकले आप आगरा की तरफ चले जाओ, कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, इधर जयपुर की तरफ चले जाओ, किसी तरफ भी आप जाते थे, आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों की भरमार थी। बीच में हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 रहा है, अभी भी कोई पीछे नहीं है। लेकिन उसकी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े तरीके से की कि 5 टूरिस्ट स्थलों का, कॉम्प्लेक्सेस का, वो PP मोड पर, समझे, PP मोड पर उसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और आप देखो, छोटी सी बात, मैं कहता हूँ बात बहुत बड़ी है, लेकिन लगती है ऐसी, अभी सूरजकुंड मेला था जी, लास्ट ईयर 10 साल में सूरजकुंड मेले की छटा बहुत उभरी है, उसकी सुंदरता, उसकी छटा। 38वां क्राफ्ट मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, लेकिन अभी तक समझ में, मेरा ख्याल में समझता हूँ कि भाई लोगों को ही, मैंने अब की बार बताया, मैं सबसे बड़ा मेला है, लोगों ने आश्चर्यजनक बातें करी, अरे सबसे बड़ा मेला, हमें नहीं पता। मगर विश्व का 38वां शुगर
कुंड मेला, सूरज कुंड मेला। विश्व का सबसे बड़ा मेला, ये पहले भी, लेकिन पिछले 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के समय से इसकी छटा और इसकी सुंदरता बढ़नी शुरू हुई। लोगों का आवागमन और ज़्यादा बढ़ना, फुटफॉल बहुत ज़्यादा शुरू हुआ और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 13 लाख का फुटफॉल था, लगभग 13 लाख का लास्ट ईयर का, और अब की बार लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा का फुटफॉल रहा। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और अब उसको और ज़्यादा उसको मेले को बढ़ाने के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए, उसके विकास के लिए पहले तो मेले की साइट का अच्छे से डेवलपमेंट हो, जो मुख्यमंत्री जी के माइंड में है, जो उसको प्रस्ताव रखा है, और साल में 2 दफ़ा लगे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि विकसित भारत में ये भी एक बड़ा भारी योगदान रहने वाला है। क्योंकि लोगों की खरीद में, ऐसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जेल डिपार्टमेंट जी, अब छोटा सा डिपार्टमेंट देखेंगे, जेल का डिपार्टमेंट, वहाँ पर क्राफ्ट का जो सामान आया, जो लोगों ने लकड़ी पर काम किया, वुडन वर्क जो था, अब देखेंगे 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था आपकी बार। 2 करोड़ रुपए को छोटी बात नहीं, यानी कि 15 दिन में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। 1-2 दिन तो आपको सेटल होने में लग जाते हैं, 16-17 दिन का होता है, 2 दिन तो आपको सेटल होने में, सामान लाने में लग जाते हैं, और 1 दिन पहले आप वाइंड अप भी करने लग जाते हो। तो मुश्किल से 12-13 दिन में 2 करोड़ का रेवेन्यू जो है जेल डिपार्टमेंट ने करके दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात। तो इसी तरह से सभी वहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे थे, पवेलियंस थे, स्टेट वाइज पवेलियन थे, कंट्री वाइज पवेलियन थे, सबका रेवेन्यू आपकी बार बहुत अच्छा जनरेट हुआ। ठीक है सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। टूरिज्म पर मैं पहले आ जाता हूँ। टूरिज्म को लेकर बात होती है तो जहन में कुरुक्षेत्र आता है, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से बेहतरीन गीता जयंती वहाँ पर होती है, लेकिन उसके अलावा जैसे मोरनी को डेवलप करने की कोशिश हुई, उसके अलावा क्या प्लान्स है? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की जब बात आती है तो हरियाणा का नाम सामने आ जाता है। उस दिशा में कुछ काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो है सभ्यता, ये राखी गढ़ी जो है जी, सरस्वती जो है, ये हड़प्पा जो सभ्यता जो है, ये सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में निकल करके आई है। इस पर पूरा काम चल रहा है केंद्र सरकार की मदद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। 3 दिन का भी पीछे प्रोग्राम रहा राखी गढ़ी का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ कभी मैं सभी प्रेस के भाइयों को मैं कहूँगा, जो भी जुड़े हैं, कि वहाँ जाएं, सब परिवार जाएं, वहाँ देखें, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से हमारे लोग हज़ारों साल पहले लोग हमारे, किस तरह से उनका जीवन था, किस तरह से वो रहते थे, और अब वो किस शैली में अब बदलाव आया है। राखी गढ़ी जो गांव है, अगर आप देखेंगे, और वो जो राखी गढ़ी की जो पुरातत्व विभाग ने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो पीछे खुदाई करके जो निकाले हैं, अवशेष निकाले हैं, और उनके जो कैसे उनका रहन सहन था, तो आप देखें अभी भी वो मेल खाता है। जो राखी गढ़ी गांव की गलियां हैं, जो गलियां हैं वो वैसी हैं जो सभ्यता से निकली। तो सारा उनका रहन सहन, तो ये सारी चीज़ें ये विश्व पटल पर है। आप देखें, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, कि सभ्यताओं की जो किस तरह से निकल, बहुत बड़ी विश्व की। और सेकेंड एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अग्रवा में भी जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक और जो है साइट को जो खोजा है। कल उनका प्रोग्राम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे ख्याल पोस्टपोन होकर के 25 तारीख को वो प्रोग्राम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब अपनी ऊंचाइयों को छूने के उस पर है। मोरनी हिल हो, आपका ये पिंजौर हो, तो ये सारा टिकरताल हो, ये सारी चीज़ों का हम बहुत गौर से करके, बहुत इंटरेस्ट ले करके इनको डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और तरह तरह के जो मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव लिए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे कि माननीय हमारे पर्यटन मंत्री जब उसकी इनॉग्रेशन पर आए, जब इसकी शुरुआत की सूरज कुंड मेले की, वो लगभग मेरा ख्याल 7 तारीख को शुरुआत हुई थी, 7 फरवरी को, 7 फेब, 7 फरवरी से वो चला था 23 फरवरी तक लगभग। 7 फरवरी को उनका विजिट हुआ, तो सबके सामने उन्होंने बोला कि अभी एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, क्योंकि हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा, दिल्ली इज टोटली कवर्ड बाय एनसीआर रीजन, देश की राजधानी है। तो नेशनल कैपिटल रीजन का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में भी रहने वाला है टूरिज्म में।
तो उन्होंने कहा कि भाई डिज्नीलैंड के लिए, जी डिज्नीलैंड गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने प्रपोज किया कि हरियाणा 500 एकड़ जगह अगर डिज्नीलैंड के लिए प्रपोज करता है तो मुझे खुशी होगी कि मैं हरियाणा को डिज्नीलैंड के साथ डेवलप करूं। जंगल सफारी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी कि हरियाणा किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है सर, मैं जेल पर आता हूँ, फिर सहकारिता पर जाएंगे। जेल से जुड़ा एक अहम सवाल जो खूब सुर्खियां बटोरता है कि राम रहीम को पैरोल दे दी जाती है और इस पर बहुत हो हल्ला होता है। तो लोगों को समझाने के लिए कि उसका सीधे तौर पर जेल मंत्रालय से क्या लेना देना होता है और वो पैरोल कैसे दी जाती है, उस पर क्या आपकी नज़रें रहने वाली है? क्योंकि कहा यह जाता है, आरोप ये लगता है कि चुनावों के दौरान उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और फिर वापस उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। देखो ऐसा नहीं, आप अगर देखो, रही बात चुनाव की, अब मोदी जी इस बात को लेकर के आ रहे हैं, एक देश एक चुनाव, ये बहुत बड़ा कदम है। अब रही बात चुनाव की, चुनाव तो आप उठा करके देखें, मेरा ख्याल साल में 8 महीने 9 महीने तो चुनाव में चले जाते। अभी इसी में उठा लें आप, अभी पहले हरियाणा का चुनाव था, उससे पहले लोकसभा था, उसके बाद महाराष्ट्र का आ गया, दिल्ली का, झारखंड का आ गया, दिल्ली का आ गया, अब बिहार का आ जाएगा। तो चुनाव का सिलसिले से हम इसको ना जोड़ें। ठीक है, इसके बाद निकाय के चुनाव थे, बिल्कुल। अब देखें तो चुनाव के सिलसिले से हम ना जोड़ें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, चुनाव से इसका कोई लेना देना। रही बात ये सारी की सारी ये कानून के हिसाब से जो है सिस्टम है कि कोई आदमी अगर जेल में बंद है, वो अपनी एप्लीकेशन लगाता है, तो सारा कानूनी तौर पर सारा सिस्टम होता है। इसमें सरकार का कोई ज़्यादा लेना देना इसमें है नहीं, सरकार का लेना देना नहीं, जेल विभाग का भी लेना देना। मान लो अगर कोई पूछता है कि भाई इसका कंडक्ट कैसा है, एक मिनट, अगर उसका अच्छा होगा तो उसका कंडक्ट अच्छा बताया जाएगा, अगर उसका खराब होगा तो उसको खराब बताया जाएगा। तो जेल विभाग ने इसमें बताओ क्या करना है। अगर आपका कंडक्ट अच्छा है तो आपको अच्छा बताएगा। अगर वो अब दूसरे जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनको उसी में अच्छा लगता है, जो वो सोचते हैं वही चीज़ निकल के। अब जो क्वेश्चन आवर में कल एक पूछ रहे थे, वो भी आरोप लगा रहे थे, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं जवाब ठीक से नहीं आए मतलब वो जो चाहें अगर वही चीज़ आए तो बहुत खुशी है, लेकिन चीज़ें तो गाइडलाइंस, पॉलिसी, लॉ के हिसाब से आएंगी ना, जो सारे की सारी। बिल्कुल। तो इसमें कोई वो नहीं, इसमें सारे जो भी प्रोसेस है, जिसको भी पैरोल मिलती है और आम कैदी को भी पैरोल मिलती है, बाबा को भी मिलती है, सबको, लेकिन कानून की नज़रों में सब बराबर है, सब बराबर है, उनके हिसाब से मिलती है। मैं सहकारिता विभाग पर आता हूं, और अगर प्राथमिक कृषि समितियों की बात करते हैं, पैक्स की बात करते हैं, तो उसे लेकर क्या योजनाएं हैं? किस तरीके से जो ऋण है किसानों का उस पर आप लोग काम करने वाले हैं, उसे लेकर क्या योजनाएं हैं? क्योंकि सहकारिता महकमा एक ऐसा महकमा है जहां से बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए सहूलियतें देना इसके अंतर्गत आता है, तो उसे आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए कल भी ये बात विधानसभा में आई थी, आदित्य चौटाला जी ने बात रखी थी कि किसानों पर कितना ऋण बकाया है जी, कितना ऋण बकाया है। तो मैं ही उठा था उसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे अधिकृत किया था कि आप इसका, तो 60 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर 31/12/2024 तक बकाया है, ये फिगर रखा गया। लेकिन कितने किसानों पर? लगभग 28 लाख, 27 लाख से 77,000 से लगभग 28 लाख किसानों पर, लगभग 28 लाख किसानों पर 60 करोड़ रुपए का बकाया है। ठीक है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अब विपक्ष सुनना चाहता है भाई क्यों है, क्यों इतना है, 10 साल में 11 साल में, एक प्रोसेस है। किसान ऋण लेता है, छोटा ऋण लेता है किसान, मान लो 1 लाख का, 1.5 लाख का, अब वो 2 लाख रुपए तक किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख कर दिया, 1,60,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया। तो वो एक प्रोसेस है, छोटा ऋण लेता है किसान, लेता है, उसको फिर जमा करा देता है, शॉर्ट टर्म 1 लाख, हाँ शॉर्ट टर्म जमा करा दिया, उसने फिर ले लिया 1 लाख, अब लिया 1.5 लाख ले लिया, 1.5 लाख ले रखा था तो दे दिया, 1 लाख ले लिया। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और किसानों को मैं कहता हूँ, किसान हमेशा पूरी कोशिश करता है उसको अच्छा बीज मिले, खाद मिले, ढंग से उसको पानी मिले,
उसकी फिर फसल हो, अच्छे से वो बिके, इसके लिए सरकार ने कितने प्रोविज़न किए। 24 फसलों पर एमएसपी दे रही सरकार, और एक भी दाना, आप कोई फसल उठा कर देख लें पीछे, किसान का एक भी दाना बचता नहीं है जिसको सरकार प्रोक्योर ना करती हो। बिल्कुल, क्योंकि किसानों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसे थोड़ा सा और समझाएं कि जो 60 करोड़ की ये फिगर है, ये बहुत डरावनी सी फिगर लगती है और इसे उसी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश भी होती है। तो ये रनिंग में जो अकाउंट्स है सब किसानों के, ये वो अकाउंट्स है। देखिए, हाँ, ये रनिंग अकाउंट ही रहता है। ये जी, पैक्सेस के माध्यम से जो किसान ऋण लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से भी ले लेता है, हमारे एपेक्स बैंक हैं जो हैं उनसे भी सारा जुड़ करके सारा सिस्टम रहता है, प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से भी जो है किसान ऋण लेता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें ऐसी फिगर नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर अब आपने बजट में देखा है कि OTS वन टाइम सेटलमेंट की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। वो गाइडलाइंस तय होंगी कि किस तरह से वो माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्कीम को लेकर के आने हैं। पूरी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, मोदी जी को किसानों की पूरी चिंता रहती है, और इसमें कहीं भी कोई भी डरने वाली बात नहीं रहती है। और किसानों को भी खूब अच्छे से ये मालूम रहता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी बुआई के वक्त भी खड़ी है, उनको जहाँ जहाँ परेशानी होती है उस वक्त भी खड़ी है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए तब भी खड़ी है, बुआई से लेकर के कटाई और कटाई के बाद फसल की खरीद के लिए सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। क्योंकि किसानों की बात हो रही है, तो शंभू बॉर्डर पर हमने देखा था कि वहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया गया था कि जो पंजाब के किसान हैं वो आगे ना आ पाएँ, और इसके लिए हरियाणा सरकार और सेंटर को कटघरे में खड़ा कर रही थी आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब में। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से अब वहाँ खोलने की कोशिश हो रही है, पंजाब की ही सरकार जो है वहाँ पर पुलिस को भेजती है और उस बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। उस पर मैं आपका टेक जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के किसान अब बेहद गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि हिरासत में लिया गया है बहुत से लोगों को। ये सवाल आपसे जीवंत इसलिए क्योंकि 3 सेंट्रल मिनिस्टर्स आते हैं और उसके तुरंत बाद किसानों के साथ ये होता है। देखो, हर चीज़ का, किसी भी समस्या के समाधान का तरीका बातचीत है। बातचीत से रास्ते निकलते हैं जी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी बातचीत के रास्तों से दूर हो जाती हैं। बातचीत का रास्ता एक खुला रास्ता है, हर समस्या का समाधान बातचीत है। सरकार गंभीर है, मोदी जी के नेतृत्व में भी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी अध्यक्ष जी, सभी के नेतृत्व में सरकार गंभीर है, और सरकार ने ओपनली खोला हुआ है बातचीत का रास्ता, और वो सिलसिला मुझे लगता है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए, वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और सवाल ये रहेगा, क्योंकि हमारे शो का नाम है राज की बात, तो अरविंद शर्मा के जीवन की कोई ऐसी राज की बात हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। वो आपके पॉलिटिकल करियर से भी हो सकती है, निजी जीवन से भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई के दौरान की भी हो सकती है, कोई भी ऐसी राज की बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। देखिए, मेरा तो, मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ, हमारा जीवन तो संतों वाला जीवन है, ये हकीकत है। मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, आराम से, शांति से, लोगों की सेवा भाव का जीवन है। और कोई ऐसी बात तो मेरे को, राज की बात तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, राज की एक बात राज की है कि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा, वो भी डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं वो, तो उनको राजनीति ज़्यादा पसंद नहीं थी। अच्छा, मेरी शादी हुई तो उनको शर्त थी कि भाई राजनीति नहीं होगी। अच्छा, तो जो MD करने के लिए गई, वो इतना टाइम था, 1-1.5 साल वो MD करने के लिए गई, तो यू वॉन्ट इमेजिन। तो उसी दौरान मैंने उस एक्टिविटी को बढ़ाया। तो वो इसलिए राजनीति के से दूर भी इसलिए थी कि वो सोचती थी कि जैसे सुनते थे उस समय में जी, कि राजनीतिक ऐसे होते हैं, जो उल्टी सीधी बातें उनको सुनती थी। तो मैंने उनको कहा था, भाई हम औरों की तरह से नहीं होंगे, औरों से हट करके साफ राजनीति करेंगे, साफ समाज सेवा करेंगे राजनीति की वजह। तो उनको टीवी पे पता लग गया था, टेलीविज़न पे, कि मैं आई गॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर पार्लियामेंट। तो ये बहुत बड़ी राज की बात है। तो अब वो सेटिस्फाइड हैं आपसे कि आप शी इज पॉलिटिक्स वेरी में आ मच गए, अब जैसे सेटिस्फाइड। अब आप तो मेरा सारा काम संभालती हैं, मेरे इलेक्शन का सारा देखती हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छे से वो सारे का सारा काम जो है
वो देखती है। और मैं कह सकता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं रोहतक से चुनाव जीता, करनाल से जीता, एक सिर्फ एक चुनाव था जो सोनीपत का, जो इंडिपेंडेंट था, जो वो थोड़ा सा दूर रही। बाकी सभी चुनावों में उसने दिन रात मेहनत की, और उसका मैं श्रेय भी देता हूँ कि उसको बहुत बड़ा श्रेय है उसकी जीत में, बहुत बड़ा श्रेय मेरी धर्मपत्नी का है। और महिलाओं के लिए अब ये ज़रूरी भी है, क्योंकि भाजपा की तरफ से ये कहा भी गया है कि अब महिलाओं को बकायदा अब पूरी देखिए, महिला मान सम्मान के सशक्तिकरण साथ- के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हर फील्ड में कोशिश करें महिलाओं के लिए कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। सहकारिता विभाग में भी कई ऐसी स्कीम्स दी हैं, आपके डिफरेंट एग्रीकल्चर में भी सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए अलग अलग स्कीमें दी हैं कि महिलाएं आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं अब तो मजबूत हो। पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स में आप specifically आरक्षित कर दिया 50% जो जाए। है, जी, जी, पंचायती राज में 33% आपका, विधानसभा लोकसभा में। जी। तो ये बहुत बड़े कदम हैं कि महिलाओं को मजबूती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखें 2 दफ़ा हरियाणा में महिलाओं के नेशनल लेवल के प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए आए। पहले बेटी बचाओ जी, बेटी जी, पढ़ाओ, पानीपत से। और उसके बाद बीमा सखी योजना के अभी पानीपत में उसको भी लॉन्च किया है नेशनल लेवल पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जिन पर हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि वक्त बहुत हुआ, कोई बात लेकिन आपके साथ दोबारा साक्षात्कार करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए बेहद शुक्रिया आपका। ये सुबह पेज समाचार के मैंने साथ जुड़ने इतने के ले लिए। रखे थे, लेकिन इनकी ज़रूरत किसी की पड़ी नहीं। बिल्कुल। तो ये आपने सुना अरविंद शर्मा को, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात रखी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि संसद की राजनीति भी करके आए हैं, तो सेंटर से लेकर और हरियाणा तक हर विषय पर खुलकर बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको राज की बात का ये अंश खूब पसंद आएगा। अभी के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।